अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और ये बात साउथ कोरिया में साबित हो गई है, बिकॉज वहां के लोगों ने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और इसका ही नतीजा रहता है। ऑन अप्रैल 3, 2025 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने प्रेसिडेंट यून सुक योल को कुर्सी से हटा दिया, मतलब प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया, बिकॉज उन्होंने देश के खिलाफ जाकर मार्शियल लॉ लगाया था, बिकॉज पूरे देश को एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कॉस में डाल दिया था। तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में, जहां आज हम बात करने वाले हैं यून की इंपीचमेंट की पूरी कहानी को, इसके बैकग्राउंड को, और खास करके आगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इलेक्शन अब अगला कब होगा, और यह भी खास करके कि आज जो कुछ पॉलिटिकल हालात साउथ कोरिया में बना है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई हैव अ जनरल एडवाइस फॉर यू, और वो ये है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा करिए तो एटलीस्ट एक बार उसका मैप को जरूर देखिए और आसपास की जो भी चीजें हैं उसको भी एक बार देख लिया करो। इससे होगा क्या कि आपको एक हॉलिस्टिक आइडिया मिलेगा उस टॉपिक के बारे में। आप जैसा कि देख सकते हो, ये ओवरऑल टोटल आपका कोरियन पेनिनसुला है, और इस कोरियन पेनिनसुला में आपको यहाँ दो देश मिलते हैं। एक तरफ तो ऊपर में नॉर्थ कोरिया दिखता है और नीचे साउथ कोरिया दिखता है। अब हालांकि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ साउथ कोरिया में रिसेंटली जो भी पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, इंपीच कर दिया गया है, इसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा इस मैप को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। अब जैसा कि देख सकते हो, यहां पर नॉर्थ कोरिया ऊपर में बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, और यहां एक छोटा सा स्ट्रिप है 17 किलोमीटर का, और यह बाउंड्री है रशिया के साथ। तो देखो, नॉर्थ कोरिया का चाइना और रशिया के साथ में काफी अच्छा रिश्ता है और ये एक दूसरे को अक्सर सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। नीचे साउथ कोरिया आपको दिखेगा। अब साउथ कोरिया का एक ही नेबर है और वो है नॉर्थ कोरिया। अब जैसा कि देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया जो है ये एक काफी हॉस्टाइल नेशन माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू साउथ कोरिया, क्योंकि ये दोनों के ही बीच में इससे पहले एक सिविल वॉर और यहां पर एक्चुअली लड़ाई लड़ा जा चुका है। और यहां पर यूएसए का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि साउथ कोरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूएसए, राइट। तो एज सच इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है, राइट। अब यहां पर हुआ क्या है कि साउथ कोरिया में जो भी इवेंट हुआ है रिसेंटली, अब हम इसे डिस्कस करते हैं एक्चुअली ये न्यूज में है क्यों। अब दोस्तों, जब हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्स प्रेसिडेंट यून सुक योल। देखो, ये बाय प्रोफेशन वैसे तो एक प्रोसिक्यूटर थे जो बाद में पॉलिटिशियन बने। नाउ वी नो दैट May 10, 2022 को ये साउथ कोरिया के 13th प्रेसिडेंट बने थे, और इन्होंने इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी DPK के ली जे मेयोंग को सिर्फ 0.8% के मार्जिन से हराया था, जो कहा जाता है कि साउथ कोरिया के इतिहास का सबसे ज्यादा क्लोज फाइट था। अब देखो, वैसे तो ये कंजर्वेटिव पार्टी मतलब पीपल पावर पार्टी PPP से आते हैं, और इनका मोटिव था कि हम अपने देश से करप्शन को दूर कर देंगे, मतलब इनका मोटिव एंटी करप्शन था। और खास करके नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ये काफी ज्यादा सख्त रुख रख रहे थे, और इनका ये भी मोटिव था कि जापान यूएस के साथ में ज्यादा से ज्यादा रिश्ते को बढ़ाया जाए, दोस्ती को मजबूत किया जाए, जिससे हम नॉर्थ कोरिया को मिलकर काउंटर कर सकेंगे। तो देखो, ये मोटिव के साथ ये प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला। नौ इनकी प्रेसिडेंसी स्टार्ट होते ही 2022 29 अक्टूबर में सियोल हैलोवीन क्राउड क्रश होता है, जहां पे करीब 160 लोग मारे जाते हैं। और यहां पर कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल नहीं करता है, मिस हैंडल की वजह से चीजें खराब होती हैं, तो इसका इल्जाम उन पर लगता है और लोगों की नाराजगी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है इनके खिलाफ। और फिर देखो, ये जिस मोटिव से आए थे कि देश से करप्शन को दूर करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि इनके वाइफ किम क्योन ही पर उल्टा कई सारा एलिगेशंस लगने लगा करप्शन का। तो अब समझ सकते हो कि लोगों की नाराजगी और बढ़ने लगी, अपोजिशन ने कई सारे क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए, और फिर इसका ही नतीजा रहता है कि धीरे धीरे करके PPP के जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो कमने लगते हैं। नौबत तो इस हाल तक पहुंच चुका रहता है कि इनके पास सिर्फ 108 सीट बचे थे, और बाकी 175 सीट जो था वो DPK के पास चला जाता है। और फिर इन्हीं सारी चीजों से भयभीत होकर इन्होंने आधी रात एक बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल खेला, और हुआ क्या कि ये मीडिया के सामने आते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि दैट पूरे देश में मार्शियल लॉ लगाया जा रहा है, और इसका कारण है कि अपोजिशन, जिसे एंटी स्टेट फोर्स इन्होंने कहा, और कहा कि ये नॉर्थ कोरिया के साथ मिल चुके हैं और देश
में कुछ बड़ा होने वाला है। इस तरह की चीजों को यहां पर पॉइंट करते हुए इन्होंने कहा कि देश की सिक्योरिटी के लिए मैं मार्शियल लॉ लगाना चाहता हूं। और एज सच फिर हुआ क्या कि देखो चीजें बिगड़ने लगी, यहां पर लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया और इसका ही नतीजा रहता है कि सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही ये सारा तमाशा खत्म होता है। और दिसंबर 4 को ये सुबह, आप कहीं ना कहीं अगले दिन ही आप ऐसा कह सकते हो कि रात के 1 बजे 190 लॉ मेकर्स ने मिलिट्री के सामने वोट करके मार्शियल लॉ को हटा दिया और यून ने सुबह तक ऑर्डर वापस ले लिया, मतलब इन्हें हटाना पड़ा। और लेकिन यहां पर देखो लोग गुस्से में सड़क पर आ उतरे थे, लोगों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया था, चीजें उनके हाथ से खराब हो गई थी। और आपको याद होगा इसी वक्त नॉर्थ कोरिया ने भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था उठाना कि भाई देखो साउथ कोरिया में भी अब तो डिक्टेटरशिप आ चुका है। और मीम काफी वायरल हुआ था उस वक्त में कि भाई देखो एक डिक्टेटर दूसरे डिक्टेटर के ऊपर में क्वेश्चन उठा रहा है। तो इस तरह की चीजें हो चुकी थी उस वक्त में। और फिर इन्हीं सारे इवेंट्स के बाद हम देखते हैं कि जो डीपीके है, जो अपोजिशन पार्टी थी साउथ कोरिया की, ये इंपीचमेंट मोशन पास करवाते हैं पार्लियामेंट में। हालांकि इसमें भी इनिशियली बहुत हर्डल आया क्योंकि इनको जो मेजॉरिटी चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। बाद में यहां पर क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा था तो यहां पर यून की जो पार्टी है पीपीपी, इसके ही कुछ लीडर्स हट जाते हैं, सपोर्ट विड्रॉल कर लेते हैं और फिर ये मोशन पास होता है। और हम देखते हैं कि ये सारा मामला अब देखो मैं आपको एकदम समरी में बताता हूं कि एज सच इंपीचमेंट प्रोसेस जो है साउथ कोरिया में वो कैसा है। तो देखो साउथ कोरिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको आर्टिकल 65 में यू विल फाइंड द इंपीचमेंट प्रोसेस, जिसमें ये कहा जाता है कि इनकी जो नेशनल असेंबली है इसमें टोटल आपके 300 मेंबर्स हैं, टोटल 300 मेंबर्स हैं। अब यहां पर मोशन को पास करने के लिए सबसे पहले आपको मोशन पास करना पड़ता है। तो इंपीचमेंट मोशन को पास करने के लिए आपको एक सिंपल मेजॉरिटी लगता है, मतलब 300 में से 151, ओके 151 मेंबर्स का आपको सपोर्ट चाहिए। और फिर जैसे ही मोशन पास होता है तो आपको इस बिल को एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है और वो टोटल 2/3 होता है, राइट। दैट मीन्स आपको 200 मेंबर्स का आपको यहां पर टोटल सपोर्ट चाहिए होता है इस इंपीचमेंट के प्रोसेस को पास करने के लिए। अब जैसे ही इंपीचमेंट प्रोसेस यहां पर पास हो जाता है, 200 मेंबर्स का आपको एटलीस्ट यहां पर ये मिल जाता है सपोर्ट, देन व्हाट इज दैट, इसके बाद क्या होता है कि आपका जो एज ये पूरा प्रोसेस है ये चला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 9 जजेस के बेंच बैठते हैं जिसमें से एटलीस्ट 6 जजेस का यहां पर फैसला आना चाहिए कि हां अगर इंपीच करना है तो अगर 6 जज ने सपोर्ट कर दिया तो वो प्रेसिडेंट इंपीच हो जाएगा। और इंपीच होने के बाद देखो यहां पर 180 दिन के अंदर, ये टाइमलाइन होता है यहां पर कोर्ट के पास कि 180 दिन के अंदर आपको फैसला देना रहता है। और जैसे ही इंपीच किया गया तो आपको 60 दिन के अंदर ही इलेक्शन करवाना पड़ता है, मतलब वापस एक फ्रेश इलेक्शन 60 दिन के अंदर होता है साउथ कोरिया में। तो ये एज सच प्रोसेस है साउथ कोरिया की इंपीचमेंट का। Now, with respect to India, the impeachment process for the president is actually governed by Article 61 of the Constitution, right? हमारे संविधान में आर्टिकल 61 हमें बताता है अबाउट द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ वी नो दैट हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, राइट, बाइकैमरल है, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। लोअर हाउस में वी हैव टोटल 543 मेंबर्स का स्ट्रेंथ एंड राज्यसभा में वी हैव अराउंड 245 मेंबर्स, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो देखो इंपीचमेंट के मोशन को स्टार्ट करवाने के लिए एटलीस्ट आपको 1/4 का सपोर्ट चाहिए किसी भी हाउस से, आइदर ऑफ द हाउस। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही या फिर राज्यसभा में, एनी ऑफ द हाउस, राइट। आपको एटलीस्ट 1/4 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब अगर आप लोकसभा में हो तो मिनिमम यू नीड एटलीस्ट 136 फॉर एग्जांपल, और अगर राज्यसभा के केस में है तो एटलीस्ट 61 एक्चुअली मेंबर्स, इसका सपोर्ट आपको इनिशियली लगता है। और जैसे ही ये पास होता है देन इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी से आपको पास करवाना पड़ता है, राइट। एंड दैट स्पेशल मेजॉरिटी इज 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और ये सबसे डिफिकल्ट मेजॉरिटी होता है पाना, ठीक है। मतलब अराउंड 263 के आसपास आपको वोट्स लगेगा लोकसभा में एंड अराउंड 167 के पास में राज्यसभा में लगेगा, राइट। तो अगर ये पास हो जाता है देन द प्रेसिडेंट इज एक्चुअली रिमूव्ड। लेकिन आज तक इंडिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है एंड दैट्स व्हाई हमारी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है इट इज गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। कहना पड़ेगा ये चीज, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आपको समझ में आया होगा जो कुछ भी साउथ कोरिया में हुआ एंड वहां पर जिस तरीके से इंपीच किया गया प्रेसिडेंट को, कहीं ना कहीं लोगों की जीत हुई है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड और भी इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।